बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अपने पिता के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, क्योंकि वह लड़की अपने ससुर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और न ही घर में खाना बनाती थी। वह और उसका पति बाहर से खाना खाते थे। बेचारे रतनलाल जी अपने बेटे और बहू के इस रवैये से बहुत परेशान थे। एक दिन वह अपने ऑफिस में उदास से बैठे हुए थे। जब उनके दोस्त को यह बात पता चली तो वह अपने दोस्त के पास गए और कारण पूछा कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो। तो रतनलाल जी ने सब कुछ बताया। तब उनके दोस्त ने एक प्लान बनाया जिससे उनके बेटे और बहू के दिमाग ठिकाने पर आ जाएं। दिनेश जी ने क्या प्लान बनाया, यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पापा जी, यह क्या तरीका है, तमीज़ है कि नहीं, या फिर बुढ़ापे में सठिया गए हैं? किससे पूछकर आप मेरे कमरे में गए थे? आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है क्या? निमकी दंदनाते हुए रतनलाल जी से कहा। रतनलाल जी नम आँखों से बोले, बेटा, मेरे कमरे में बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और बेटा मैं तो तुमसे पूछ कर ही आया हूँ जब तुम बाहर अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी और तुमने भी हाँ में सिर हिला दिया था। हद होती है पिताजी झूठ बोलने की। चलिए निकलिए यहाँ से। रतनलाल जी नम आँखों से अपने ब्रश और तौलिया उठाकर वहाँ से जाने लगे तो निमकी दंदनाते हुए बोली, रुकिए पापा जी। इतना कहकर निमकी ने रतनलाल जी का कुर्ता हाथ से छीन लिया और कुर्ते की तलाशी करने लगी। रतनलाल जी बोले, बहू तुम्हें क्या कर रही हो? बरामदे में बैठी तुम्हारी सारी सहेलियां मुझे देखकर हंस रही हैं। वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में? पिताजी, तो क्या आपको ऐसे ही जाने दें? चेक तो कर लूं कि आपने मेरे कमरे से कुछ कीमती सामान तो नहीं उठाया। बहू की बातें सुनकर रतनलाल जी हैरान से खड़े रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाहर के हॉल में बैठी निमकी की सहेलियां तमाशा देखकर रतनलाल जी पर हंस रही थी। तभी चटाक से 2 तमाचे निमकी के गाल पर पड़े। भाभी जी, शर्म नहीं आती आपको पिताजी के साथ ऐसा करते हुए? निमकी ने आंख उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और वह जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। बबलू बोला रतनलाल जी का हाथ पकड़कर और उन्हें उनके कमरे में ले गया। रतनलाल जी निढाल होकर पलंग पर धम्म से गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बबलू ने रतनलाल जी के आंसू पोंछे और बोला, बाबूजी प्लीज़ आप रोइए मत, मैं अब आ गया हूँ ना। देखना आज के बाद आपकी आँखों में फिर कभी आंसू नहीं आएंगे। बबलू ने बड़ी मुश्किल से रतनलाल जी को संभाला। अगले दिन रतनलाल जी रमन से बोले, बेटा मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और बहू ने कल मेरे साथ जो किया। बीच में ही रमन चिल्लाते हुए बोला, पापा आप भी हद करते हैं। क्या आपकी वजह से मैं घर में बैठा रहता हूँ? अरे शादी आपने मेरे सुख के लिए करवाई थी या घर की देखभाल और बुढ़ापे के आराम के लिए? माँ से पूरा जीवन आप सेवा करवाते रहे। अब माँ चली गई है तो क्या मेरी पत्नी से सेवा करवाएंगे? हद होती है। क्या आपकी वजह से मैं अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी को यूं ही जाने दूं? आप जैसे बूढ़े लोगों की वजह से बेटे माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। वह तो अच्छा है अभी आपकी नौकरी को 3 साल बचे हैं, वरना आपकी वजह से जीना मुश्किल हो जाता। सच कहते हैं लोग, अगर घर में माँ ना हो तो पत्नी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अकेला पिता
बेटे की भावनाओं को क्या समझेगा। रमन अपने पिता रतनलाल जी को कहता है। रतनलाल जी बोले, बेटा मैं तो बस इतना कह रहा था कि थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताओ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद पूरा घर खाली खाली रहता है। मुझे याद है तुम तो शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने तुम्हें कितना मनाया, तब जाकर तुम शादी के लिए माने। अब जीवन साथी क्या मिल गई, तुम अपने पिता को ही भूल रहे हो। तभी रमन की पत्नी निमकी आई और बोली, पापा जी आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपने अपने बेटे की शादी मुझसे इसलिए करवाई थी कि मैं घर और आपकी देखभाल कर सकूं? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? अरे माँ जी के जाने के बाद आप अकेले हुए हैं तो इसका भुगतान हम सब क्यों करें? आपको सही समय पर दवाई खाना मिल रहा है, क्या यह कम बात है? सुनो जी, अगर यही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं पूरे दिन दीवारों से बातें करती हूँ या फिर आपके पिता की सेवा में लगी रहती हूँ। इतना कहकर निमकी वहाँ से चली गई। रतनलाल जी बेचारे कमरे में आ गए और पत्नी की तस्वीर को देखकर कहने लगे, वरुणा तुम क्या गई? मेरी हालत इस घर में अनाथों जैसी हो गई है। यही बेटा शादी नहीं करना चाहता था और अब देखो पत्नी क्या आई, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। याद है मुझे उसके विवाह के लिए मैं कितना परेशान था। यह घर तो स्त्री विहीन हो गया था। घर की व्यवस्था चरमरा रही थी। गंदा बिस्तर, गंदी रसोई, लगता था मानो कोई यहाँ रहता ही नहीं है। एक दिन रतन लाल जी खाना खाते समय बबलू से बोले, बबलू बेटा यह कैसी सब्जी बनाए हो? सब्जी पकी भी नहीं है और तेल मसाला इतना है कि मुंह जल रहा है। बबलू बोला, पिताजी एक बात बोलूं? पापा आप यूं ही कब तक मेरे हाथ का जला भुना खाना खाते रहोगे? इस घर को नौकर की नहीं बल्कि एक बहू की ज़रूरत है। दिन में एक बार ही आपको समय दे पाता हूँ। रतनलाल जी बोले, खबरदार अगर आज के बाद खुद को नौकर बोला तो। अरे तू तो वह हीरा है जो हर किसी की तकदीर में नहीं होता। वरुणा जी के जाने के बाद एक तू ही था जिसने मुझे संभाला था, वरना मुसीबत में सब अपने पराये हो गए। कहते कहते उन दोनों की आंखें नम हो गईं और रतनलाल जी ने बबलू को गले से लगा लिया। बबलू के पिता रतनलाल जी के यहाँ माली का काम करते थे, लेकिन एक हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई। तब से रतनलाल जी ने बबलू को ही अपने पास रख लिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब रतनलाल जी ही उठाते थे। रतनलाल जी ने रमन की तरह बबलू को भी बाहर पढ़ने को भेजना चाहा, पर बबलू ने रतनलाल जी को छोड़कर जाने से मना कर दिया और यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई भी करता और रतनलाल जी की सेवा भी। रतनलाल जी अपने बेटे रमन से बोले, बेटा रमन तुम तो बाहर खाना खाकर आ जाते हो, एक पल भी मेरे साथ बैठते नहीं हो। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बहू आएगी तो तुम भी घर में थोड़ा वक्त बिताओगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद यह घर घर नहीं भूतों का डेरा लगता है। एक औरत ही घर को सजाती है और संवारती है। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, शायद बहू के आने के बाद इस घर की रौनक लौट आए। रमन बोला, पापा अब मैं आपके लिए अपनी आज़ादी को दांव पर नहीं लगाना चाहता और कौन जानता है लड़की कैसी मिलेगी।
बाद में अगर कोई टेढ़ी लड़की आ गई तो मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि मैं बीबी का साथ छोड़कर आपका तो हो नहीं सकता। रतनलाल जी बोले, बेटा रमन, अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और कौन सा हमें दान दहेज चाहिए। ईश्वर की कृपा से अभी 2 साल मेरी नौकरी और बची हुई है और तुम भी काम करते हो। रमन बोला, ठीक है पापा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई तो मैं आपको बता दूंगा, पर आप भी कोई अच्छी लड़की देखिए जो हमारे घर के लायक हो, तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, रात को बाहर से खाना खाकर आऊँगा, आप अपना देख लीजिए, खाना अच्छा लगे तो वहाँ से मंगवा लीजिएगा। इतना कहकर रमन अपनी बाइक स्टार्ट किया और चला गया। रतनलाल जी ने अपने बेटे के रिश्ते की बात इधर उधर की थी। उसी में उनके एक दोस्त दिनेश ने किसी लड़की के बारे में बताया और लड़की का फोटो भेज दिया। तब तो रतन जी को लगा कि शायद उनकी खोज पूरी हो जाएगी। रतनलाल जी के बेटे की शादी के लिए बहुत जल्दी थी। अगले ही दिन नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए और लड़की वाले के घर पहुंच गए। अब दिनेश जी के साथ लड़की देखने पहुँचे। लड़की देखकर उन्हें लगा लड़की सुशील है तो उनके घर के लिए अच्छी होगी। उन्होंने तुरंत रिश्ता पक्का लगभग तय कर दिया और शादी कैसे होगी यह बात कर ली। पर वह कहते हैं ना कि वक्त तभी बदलता है जब विचार बदलते हैं। अब वह ठहरे लड़के के पिता, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और कहा, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, बस हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए। आप तो बस जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। उनके इस झटपट निर्णय से लड़की वालों को उन पर शक हुआ कि कहीं उनके बेटे में कोई कमी तो नहीं है या उसका खानदान अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी लड़के वाले नहीं करते हैं। जरूर लड़के में कोई कमी होगी, इसलिए अपने बेटे की जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। यही सब बातें लड़की वालों के दिमाग में चलने लगी। सभी लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाशय, हमारे और आपके खुश होने से विवाह नहीं होता। जब तक ऊपर वाले की मुहर ना लग जाए कोई रिश्ता नहीं जुड़ता, और रिश्ता जुड़ने के बाद भी वह टिका रह जाए या घर में खुशहाली आ जाए, इसकी गारंटी नहीं है। कन्या पक्ष के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रतनलाल जी हैरान रह गए। उनके मित्र ने कहा, रतनलाल जी, आप कुछ ज़्यादा ही सहज हो रहे हैं। आपकी उत्सुकता देखकर यह लोग आप में ही कमी निकालने लगेंगे। अरे लड़के के पिता हैं, थोड़ा रोब दिखाइए, वरना इन्हें लगेगा आपके बेटे में कमी है। रतनलाल जी बोले, दोस्त, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमारे समय में याद है हमारे पिता कितने ही लड़की वालों को बार बार बुलाते और वापस कर देते थे। मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता था, तो मैंने उसी समय निर्णय लिया था कि मैं कभी भी किसी लड़की के पिता को कष्ट नहीं दूंगा। पर यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई है। सच में जमाना बदल गया है। इतना कहकर दोनों वापस लौट आए। अगले दिन रतनलाल जी ने बेटे को सारी घटना बताई तो रमन बोला, सही बात है, आप जिस तरह से कह रहे थे लोग मुझ में ही कमी निकालेंगे और आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लड़की पसंद कर ली है। रतनलाल जी बोले, चलो अच्छा है, तब तो ढोल गाजे बाजे के साथ तुम्हारा विवाह रचाएंगे। रमन बोला,
नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे दूसरे शहर जाकर कोर्ट मैरिज करना होगा, क्योंकि उसके माता पिता वहीं रहते हैं और वह किसी शहर से शादी करना चाहते हैं। रतन लाल जी बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। रमन बोला, मैं अकेला चला जाऊँगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बेकार में वह लोग आपको देखेंगे तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप घर पर रहिए, आपको बहू से मतलब है, वह आ जाएगी। इतना कहकर रमन अपने कमरे में सोने चला गया। 15 दिन बाद रमन यह कहकर गया कि मैं 2 दिनों बाद शादी करके लौट आऊँगा, पर यहाँ 15 दिन हो गए। रमन बहू के साथ अभी तक लौटा नहीं, बल्कि विवाह के बाद उधर से ही हनीमून पर चला गया और फिर बहू को उसके मायके पग फेरे के लिए ले गया। रतन लाल जी सोचे, कैसा ज़माना आ गया है। बेटा शादी करने के बाद अपने पिता को ही भूल गया और ससुराल को अपना लिया। निमकी जब घर के दरवाजे पर आई तो पड़ोस की रेशमा चाची आरती की थाली लेकर गई। निमकी ने उसे यह कहते हुए हटा दिया कि मेरे ऐसे बुरे दिन नहीं आए हैं कि घर की नौकरानी मेरी आरती उतारे। हटाओ ये सब, वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है, नहीं तो मैं ही तुम्हारी आरती उतार दूंगी। ससुर जी के पैर नहीं छुए और इधर उधर देखते हुए निमकी रमन से ही धीरे से बोली, यह घर है या खंडहर है या भूत का डेरा? कम से कम मेरे आने से पहले इस घर का रंग रोगन ही करवा लेते। रतनलाल जी की खुशी देखकर रमन बोला, पापा आप इस घर के लिए बहू लेने के लिए कितने उत्सुक थे, परंतु आपने बहू के आने की खुशी में क्या किया? ना घर की सफाई रंगाई पुताई करवाई, ना ही सफाई। फालतू में कहते रहते थे कि बहू आएगी तो घर में रौनक आ जाएगी, यही होती है। रमन बोला, रेशमा तुम अगर अच्छे से खाना नहीं बना सकती हो तो काम छोड़ दो, मैं 2 काम वाली रख लूँगा। और हाँ, अब घर में कौन से काम और कैसे करना है यह तुम्हें तुम्हारी मालकिन बताएगी। बिना इनसे पूछे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी। नौकर हो, नौकर की हद में रहो। इतना सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ गए। रतन लाल जी बोले, बेटा रमन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बबलू इस घर का नौकर नहीं बल्कि इस घर के बेटे की तरह है। पिताजी मैं कुछ नहीं जानता, इसे अपनी हद तक ही सीमित रखिए। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। निमकी रमन से बोली, रमन क्या हमारे कमरे में एसी लगा हुआ है? क्योंकि मैं इतनी देर यहाँ रुक नहीं सकती। रमन बोला, हाँ हाँ चलो ना, पापा के कमरे में एसी लगी हुई है। इतना कहकर वह पिता के कमरे में गया। रतनलाल जी के कमरे से एसी उतारकर अपने कमरे में लगवा ली। रतनलाल जी कुछ बोले तो रमन दनदनाता हुआ बोला, पापा आप क्या चाहते हैं कि वह बेचारी गर्मी में मर जाए? हटिए, अब उसे बहुत गर्मी लग रही होगी। रतनलाल जी बेटे को बस एकटक निहारे जा रहे थे। अगले दिन रतन लाल जी दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए और निमकी को आवाज़ लगाई, बहू अगर रमन के लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना दो, और हो सके तो मेरे खाने का डिब्बा पैक कर दो। अब तुम आ गई हो तो कम से कम ढंग का खाना तो मिले। निमकी बोली, हेलो पापा जी, मैं यहाँ रसोई संभालने के लिए नहीं आई हूँ। आपको पता है मैं भी काम करती हूँ,
वह अलग बात है कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती। वह तो रमन की वजह से मैं यहाँ आ गई। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, अगर मैं खाना बनाऊंगी आपको भी खाने के लिए दे दूंगी। इतना कहकर वह रमन को बोली, रमन, मुझे इस किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आज तुम बाहर से खाना खा लेना। कल से मैं तुम्हारे लिए ब्रेड आमलेट ब्रेकफास्ट में बना दिया करूँगी। मैं अब सोने जाऊं? रमन बोला, हाँ हाँ जाओ, तुम आराम करो, मैं बाहर खा लूँगा। वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। रतनलाल जी हैरानी से बेटे को देखने लगे। बेटा बोला, क्या देख रहे हैं? अरे पत्नी लाया हूँ, कोई घर की नौकरानी नहीं लाया हूँ। उसकी सुख सुविधा और आराम का ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? रतनलाल जी बोले, बेटा मानता हूँ बहू को भी आराम और सुख सुविधा मिलनी चाहिए, पर बहू के आने के बाद भी अगर बाहर ही खाना खाएंगे तो फिर घर में औरत के होने का क्या फ़ायदा? मैं यह नहीं कहता कि वह चूल्हा चौका में लगी रहे, पर कुछ तो अपने फर्ज निभाए। रमन बोला, पापा आज बोल रहे हो, फिर मत कहना। अगर उसका यहाँ मन नहीं लगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, और जितना हो सके आप और बबलू उसकी मदद कर दिया कीजिए, वरना आपका इंतजाम खुद कर लीजिए। इतना कहकर बेटा चला गया। रतन लाल जी दफ्तर पहुँचे। सबने बहू के आने की खूब बधाई दी, पर उनके चेहरे की परेशानी उनके दोस्त दिनेश जी समझ गए और बोले, क्या बात है, आज भी खाने का डिब्बा नहीं मिला? रतनलाल जी ने अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, आप खाने का डिब्बा लगवा लीजिए, उसमें दूसरे घर की औरतें घर जैसा खाना ही बना कर देती हैं, और मैं तो कहता हूँ इतने बड़े घर में बेटे बहू होने के बाद भी आप अकेले हो, फिर क्या फ़ायदा उनका? रतनलाल जी बोले, अब क्या बताऊं दिनेश जी, कुछ कहता हूँ तो बेटा बार बार घर छोड़ने की धमकी देता है। दिनेश जी बोले, वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब इस शहर में किराए के मकान में रहना मुश्किल है, फिर घर का खर्चा, राशन, बिजली, क्या वह सब कुछ कर पाएगा? वह जानता है कि आपकी कमजोरी, इसलिए आपको डराता रहता है, पर जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मोह माया नहीं रखनी चाहिए। कल को बहू आपको घर से निकाल दे, उससे पहले अपने लिए कुछ सोच लीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई और रतनलाल जी अपनी यादों से बाहर आए। पापा जी, यह क्या तरीका है? जब आपका बाथरूम है तब आपने मेरे बाथरूम का इस्तेमाल कैसे किया? आपको कोई भी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती? रतनलाल जी ने अपना ब्रश और तौलिया उठाया और बोले, बहू, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। मैं 2 दिनों से रमन को कह रहा हूँ, उसने ठीक नहीं करवाया, और तुम अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने हाँ में सिर हिलाया था, तब मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए आया था। पिताजी, झूठ बोलने की भी हद होती है। अब निकलो यहाँ से, पूरा बाथरूम का कबाड़ा बना दिया है। रतनलाल जी नम आँखों से वहाँ से जाने लगे तो निमकी भागते हुए बोली, रुकिए पापा जी। इतना कहकर निमकी ने रतनलाल जी का कुर्ता हाथ से छीन लिया और कुर्ते की तलाशी करने लगी। रतनलाल जी बोले, बहू, तुम क्या कर रही हो? बरामदे में बैठी तुम्हारी सारी सहेलियां मुझे देखकर हंस रही हैं। वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में? पिताजी,
तो क्या आपको ऐसे ही जाने दें? चेक तो कर लें कि आपने मेरे कमरे से कुछ कीमती सामान तो नहीं उठाया है। बहू की बातें सुनकर रतनलाल जी हैरान खड़े रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे के हॉल में बैठी निमकी की सहेलियां तमाशा देखकर रतनलाल जी पर हंस रही थी। तभी 2 तमाचे निमकी के गाल पर पड़े। भाभी जी, शर्म नहीं आती आपको पिताजी के साथ ऐसा करते हुए? निमकी ने आंखें उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और वह जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। बबलू ने रतन लाल जी का हाथ पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में ले गया। तभी कुछ देर बाद रमन घर में आया और बोला, क्या पापा, रोज़ रोज़ आपकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। आप अपने कमरे तक ही सीमित रहा कीजिए। रतनलाल जी बोले, बेटा, घर मैंने इसलिए नहीं बनवाया था कि घर में सीमाएं बांधी जाएं। निमकी बोली, देखा तुमसे कैसी बातें करते हैं। मैं कह रही हूँ इस घर में मैं नहीं रहूँगी। रमन बोला, पिताजी, सच में आपने हमें बहुत परेशान कर दिया है। अगर यही सब चलता रहा तो आप वृद्ध आश्रम चले जाइए, वरना हम घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर रहिएगा इस घर में अकेले, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। इतने में ही बबलू रतनलाल जी के लिए खाना लेकर आया तो रमन तमक कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? रमन जैसे ही बबलू को मारने चला, रतन लाल जी ने खींचकर 2 तमाचे रमन के गाल पर जड़ दिए। खबरदार जो आज के बाद बबलू की तरफ अंगुली भी उठाई तो पिताजी, यह क्या तरीका है? इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हो? रमन आंखें तैर कर बोला, खबरदार बहू, अगर आज बीच में बोली तो मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, बीच में दखल अंदाजी मत करना, वरना। रतनलाल जी का यह रूप देखकर निमकी चुप हो गई तो रतनलाल जी आराम से कुर्सी पर बैठे और बोले, तुम लोगों को परेशानी हो रही है ना? तो बेटा, मैंने बहुत सोच लिया है। मुझे लगता है मेरी वजह से तुम लोग भला क्यों परेशान हो। और रमन के चेहरे पर खुशी आ गई, पर वह खुशी पल भर की थी। रतनलाल जी बोले, ऐसा करो, तुम लोग अपने लिए किराए का मकान देख लो, मैं इस घर में किराएदार रख लूँगा और बबलू मेरे लिए 3 टाइम का खाना भी बना देंगे और पैसे भी दे देंगे। वैसे भी 6 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। सोचा था बहू आएगी, सेवा करेगी, पर 1 साल से ऊपर हो गया। सेवा तो छोड़ो, रोज़ अपमान मिलता है। रमन धीरे से पत्नी के कान में बोला, यह क्या हुआ? यहाँ तो हमारी चाल ही उल्टी पड़ गई। अगर हम यहाँ से चले गए तो सोचो, उस घर का किराया, बिजली बिल, पानी का खर्चा और काम वाली का खर्चा कौन भरेगा? फिर हम अपने पैसे कैसे बचाएंगे? यहाँ तो पापा खर्च करते हैं। निमकी ने इशारा किया तो रमन बोला, ठीक है पापा, थोड़ा एडजस्ट आप कीजिए, थोड़ा हम कर लेंगे। रतनलाल जी बोले, नहीं, मैं तो एडजस्ट नहीं करूँगा। अगर 3 टाइम ढंग का खाना और मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई तो मेरा काम नहीं चलेगा। तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ, सोच लो। अगर तुम लोग यह सब कर सकते हो तो ठीक है, वरना घर खाली कर दो। और हाँ, इस घर का आधा हिस्सा बबलू यानी मेरे दूसरे बेटे का होगा। इतना कहते हुए वह कमरे में चले गए। 2 दिन में ही बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए।
अब गर्मा गर्म खाना टेबल पर मिल जाता, कमरे की सफाई हो जाती और मजाल है कि कोई एक ऊंचा शब्द भी बोल दे। अगले दिन बबलू यह सब देखकर बोला, पिताजी आपने तो कमाल कर दिया। रतनलाल जी बोले, बबलू देखते जाओ अब मैं लोगों से कैसे अपनी सेवा करवाता हूँ, और सबसे पहले अब तुम्हारी शादी भी तो करवानी है क्या पिताजी। और बबलू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अब रतनलाल जी के बेटे और बहू के भी दिमाग सुधरने लगे थे, और बहू सुबह उठकर अपने ससुर जी को चाय नाश्ता देती और खाना बनाकर टिफ़िन में पैक करके देती थी। यहाँ तक कि वह अब घर की देखभाल भी अच्छे से करती, हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। रतनलाल जी भी अपने घर में खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। वह बार बार अपने दोस्त को शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे कि उसके कारण ही आज उसकी हालत में सुधार हुआ है। तो दोस्तों, रतनलाल जी ने अपने बेटे और बहू के दिमाग सुधारने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।